उस पर अपनी बात रखेंगे। इस सबसे बड़े पुलिस बल के नेतृत्व प्रदान करते हुए मुझ पर विश्वास जताने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के उत्कृष्टता, एक्सीलेंस की जो हाइट्स ऑलरेडी अचीव हुई हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पिछले 8 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में और मार्गदर्शन में पुलिसिंग की दिशा बड़ी स्पष्ट और कंसिस्टेंट रही है। इस दिशा में जो भी कार्य किए गए हैं उनके मार्गदर्शन में उन्होंने नए जोश और एक स्ट्रेटेजिक एम्फेसिस के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। विशेष रूप से मैं कुछ बिंदु आपके साथ और आपके माध्यम से नागरिकों के साथ शेयर करना चाहता हूं, अपने पुलिस बल के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो हमारी गोइंग फॉरवर्ड हमारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी और उन प्रायोरिटीज़ के तहत हम लोग कार्य करेंगे। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है वो एक रिन्यूड विगर के साथ जारी रहेगी। हम अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक अडिग रुख बनाए रखेंगे और संगठित अपराध के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह नीति हमारी लॉ एनफोर्समेंट की रणनीति के आधारशिला होगी, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। इसी क्रम में महिलाओं के सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट सभी रूपों में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम और समाधान पर विशेष जोर दिया जाएगा। हमारी जो विभिन्न पहलें हैं और समाधान पर विशेष जोर दिया जाएगा। हमारी जो विभिन्न पहलें हैं वे महिलाओं को सशक्त करने, हमारे इनिशिएटिव जो हैं वो महिलाओं को सशक्त करने, उनको बनाने और उनकी सुरक्षा और संरक्षा की भावना को बढ़ाने की दिशा में होंगी। जन शिकायत निवारण, जन शिकायतों का जो समाधान है वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हम हर स्तर पर सभी शिकायतों से निपटने में बहुत सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएंगे। इसके लिए मैं जल्दी ही एक अधिकारियों के साथ वीसी भी करूंगा, जो प्रदेश सरकार की IGRS और जन सुनवाई के पोर्टल्स हैं उनको पुलिस महकमे में कैसे और बेहतर बनाया जाए, कैसे उसका बेहतर उपयोग किया जाए, कैसे हमारी जन शिकायतों के विषय में SOPs जो बनी हुई हैं उनको और प्रभावी बनाया जाए। इस दिशा में मैं बहुत जल्द कार्रवाई करूंगा और यह सुनिश्चित करा जाएगा कि नागरिकों की आवाज़ सुनी जाए और उनका समाधान किया जाए। कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं बरती जाएगी। हम हर कीमत पर कानून के शासन को, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखेंगे और राज्य के हर हिस्से में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथियों, साइबर अपराध विशेष तौर पर कोविड के बाद से एक वृहद रूप में सामने आया है, क्योंकि डिजिटल एज में साइबर की उपयोगिता या साइबर का उपयोग जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया है। आप लोग भी पिछले 5-6 सालों में, जब से ये कोविड के महामारी आई थी, उसके पहले आम जीवन में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग का प्रतिशत और उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग का प्रतिशत प्रत्येक व्यक्ति जानता है और उसी क्रम में साइबर अपराधों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है।
यह नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसकी रोकथाम और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुनियादी ढांचा को मजबूत किया है। आगे इस ढांचे को और इस दिशा में और ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव काम करना हमारी एक प्राथमिकता होगी और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इसको और मजबूत किया जाएगा। पुलिस कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड्स के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दी जाने वाली पुलिस सेवाओं के दायरों और वितरण में और सुधार किया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सेवाएं नागरिकों की ज़रूरत के हिसाब से सुलभ हों और कुशल हों। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस विश्व का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स है और बहुत बड़ा पुलिस परिवार है। पुलिस कल्याण पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। हमारे कर्मियों के काम को प्रभावित करने वाली प्रशासनिक और कल्याणकारी मुद्दों पर विशेष जोर दिया जाएगा। हम पुलिस कल्याण को प्राथमिकता देंगे और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे कर्मी अपने कार्यों को करने में, अपने कार्यों को संपादित करने में मोटिवेटेड रहें, पुलिस कल्याण पर एक बुनियादी ध्यान दिया जाएगा। इतने बड़े पुलिस फोर्स में हमारे पास हर तरीके के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। हर एक रैंक पर कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर हर एक वर्ग के और अधिकारियों से लेकर हर एक वर्ग पर हमारे पास कई प्रतिभाशाली पुलिस अधिकारी और कर्मी हैं जो कई सारे विभिन्न आयामों में प्रवीण हैं और विशेषज्ञ हैं। उनके कौशल और ज्ञान की पहचान करते हुए जो भी मैंने अभी तक 7 लक्ष्य बताए हैं, उन लक्ष्यों को और बेहतर बनाने के लिए ऐसे कुशल कार्मिकों का कैसे बेहतर उपयोग करें जिससे कि बल के अंदर एक उत्कृष्टता की संस्कृति, एक्सीलेंस जो है उसकी संस्कृति को बढ़ावा मिले, इस पर मेरा विशेष एम्फेसिस रहेगा। टेक्नोलॉजी और एआई किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इवन पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत अहम अवयव है, कंपोनेंट है। हमारे जो संचालन की दक्षता है यानी एफिशिएंसी, हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी है और जो प्रभावशीलता है यानी इफेक्टिवनेस है, उसको बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक उपयोग करेंगे। इस दिशा में मैंने ऑलरेडी कई जगह पर काम किया है। मुझे थोड़ा आइडिया है कि ये टेक्नोलॉजीज़ को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एआई हमारे उद्देश्यों को लागू करने के लिए, ये जो पहले वाली 7 प्राथमिकताएं थीं, उसके लिए जो अब प्रोसेसेस हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको कि एक तो प्रतिभा और विशेषज्ञता का उपयोग हमारे जो फोर्स है उसमें किया जाएगा और जो एआई और टेक्नोलॉजी है इसको उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एआई एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम अपने सभी संसाधनों का एक बहुत ऑप्टिमाइज्ड ढंग से उपयोग कर पाएंगे। लास्ट में जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। कार्य की अधिकता के कारण हमारे पुलिसकर्मी उपयुक्त और समय से प्रशिक्षण प्राप्त करने से, खासतौर से इन सर्विस प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। मेरा विश्वास है कि निरंतर प्रशिक्षण ही एकमात्र आधार है जिस पर किसी भी संगठन की गुणवत्ता निर्भर करती है, उसमें सुधार होता है। दिन प्रतिदिन की चुनौतियों का सामना करने में
इस महत्वपूर्ण पहलू को अक्सर उचित महत्व नहीं मिलता है। मेरा प्रयास होगा कि सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी इन सर्विस ट्रेनिंग इसको उच्च प्राथमिकता मिले ताकि उपरोक्त सभी लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। ये 10 बिंदु मैंने आपको गिनाए। ये 10 बिंदु मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करेंगे। दे विल एक्ट लाइक ए लाइट हाउस। और मुझे विश्वास है कि बल के सभी सदस्य इनमें प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में लॉ एनफोर्समेंट में नए स्टैंडर्ड्स स्थापित करने के लिए तैयार भी है और सक्षम भी है। उत्कृष्टता के लिए हमारी प्रतिबद्धता, हमारे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, हमारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, इन सब के साथ मिलकर के यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हम नागरिकों की सेवा पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। डीजीपी राजीव कृष्ण की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लोग सुन रहे थे। उनकी क्या कुछ निर्णय आने वाले समय में देखने को मिलेंगे उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी रहेगी। प्रशासनिक कल्याणकारी मुद्दों पर विशेष जोर दिया जाए। गिरफ्तारियां हुई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आगरा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, वाराणसी से तुफैल गिरफ्तार हुआ है। तो आपने खुद यहाँ पर एटीएस लॉन्च की है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो स्ट्रक्चर है एटीएस का उसमें कोई रिवाइवल की जरूरत है? देखिए, समय के साथ साथ चैलेंजेस चेंज होते रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि 2007 में जब एटीएस की स्थापना की गई थी उस टाइम चैलेंजेस डिफरेंट थे। ट्रिपल ब्लास्ट के अगले दिन उस एटीएस की स्थापना की गई थी और उस समय इंडियन मुजाहिदीन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में समय समय पर पब्लिक प्लेसेस पर ब्लास्ट की कार्रवाई करने का क्लेम करता था, उसका क्लेम लेता था। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने और एटीएस ने पूरे देश में पहली बार उस संगठन का खुलासा करते हुए, पर्दाफाश करते हुए इस संगठन से जुड़े हुए अपराधियों को पकड़ा, आतंकवादियों को पकड़ा। और वही उसके साथ ही वो एक ऐसा पूरा सिलसिला रहा कि देश की समस्त एनफोर्समेंट एजेंसीज, विभिन्न प्रदेशों की एटीएस, विभिन्न प्रदेशों की एसटीएफ, विभिन्न प्रदेशों की क्राइम ब्रांच और एजेंसीज ने मिलकर के एक सुनियोजित तरीके से उस आतंकवादी गैंग के खिलाफ न केवल प्रभावी कार्रवाई की बल्कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन भी किया। और यही कारण था कि इतने एक्टिव आतंकवादी गैंग को आज 10 साल या 15 साल के बाद उसका जड़ से सफाया हो गया। तो समय के साथ साथ चैलेंजेस चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती हैं, उसी के साथ साथ हमको भी अपनी रणनीति और अपने उद्देश्यों को चेंज करने की आवश्यकता है। टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, इफ नीड अराइजेस विच इज देयर, we'll review the performance. 7 जिलों के साथ नेपाल से सीमा मिलती है, वहाँ पे एसएसबी भी रहती है, कोऑर्डिनेशन पुलिस के साथ रहता है। उसके लिए कोई स्ट्रेटजी चेंज, जो रिसेंट सिनेरियो है हमारे पड़ोसी देश के साथ, तो जाहिर सी बात है हमारे पास वहाँ पूरा बॉर्डर है, वहाँ के लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या रणनीति है, स्ट्रेटजी? देखिए, पुलिस के बहुत सारे कार्य हैं। इन 10 प्राथमिकताओं को गिनाने का मतलब ये नहीं है कि बाकी जो कार्य हैं वो गौड़ हैं। किसी भी चैलेंज की व्यापकता उसको पर्सपेक्टिव में लेते हुए कि पर्सपेक्टिव क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, मेन उद्देश्य ये है कि हमारे नागरिकों का पूर्ण संरक्षण और पूर्ण सेफ्टी हो। इसके लिए जो भी कार्य की आवश्यकता होगी, रणनीति की आवश्यकता होगी, वो की जाएगी। इस दिशा में भी डेफिनेटली वी विल टेक वेरी वेरी एलेबोरेट एक्शन इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग एंड इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। एक क्वेश्चन मेरा है कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में
मीडिया एक सहयोगी जी। देखिए पूरे प्रदेश में पुलिस अधिकारी और के फोन नहीं उठाते। अभी एक हफ्ता पहले पुलिस आयोग ग्रेटर नोएडा मैं 3 दिन पहले समय लेके गया और मैं यहाँ 3 दिन था, ना उन्होंने समय दिया ना मिला। कहा अभी रुकिए फिर मंडे को। मैंने एक हफ्ता मैं रुका रहा और मैं लखनऊ जाने के बाद समय लेने के बाद, लेकिन लक्ष्मी सिंह के यहाँ ऑफिस से मुझे बुलाया ही नहीं गया। देखिए मीडिया का पुलिस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन फोन नहीं उठता है। मैं आ रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो मीडिया के साथ अच्छे प्रोफेशनल रिलेशंस रखना न केवल पुलिस की नेसेसिटी है बल्कि उनके कार्य करने में एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है। यदि कोई भी अधिकारी इस बात को न समझते हुए अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाता है तो डेफिनेटली उस अधिकारी को एडवाइस भी किया जाएगा और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। पब्लिक को आपके माध्यम से, और अब बाकी भी और चैनल्स हैं, बाकी भी माध्यम हैं, आपके सोशल मीडिया वगैरह माध्यम है, अपने किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताना और पब्लिक की बातों को उन चैनल्स के माध्यम से सुनकर के उस पर आवश्यक कार्रवाई करना, दोनों ही पुलिस का एक इम्पोर्टेंट रोल में आता है। वो उधर से कोई शिकायतों का जो डिस्पोजल निस्तारण होता है वो फेक तरीके से किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इस पर क्या आते हैं? नहीं, मैं आपकी फिगर से एग्री नहीं करता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपकी फिगर से एग्री नहीं करता हूँ। ये संभव है कि, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि डायरेक्टली एक थर्ड पार्टी जो कंसर्न्ड सिटीजन्स हैं, जो शिकायत करता हैं, उनसे डायरेक्ट फीडबैक लेती है। उस फीडबैक के आधार पर जो उस पर्टिकुलर शिकायत का निस्तारण है, उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि अगर कोई सिटीजन उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उस शिकायत को L1 लेवल से L2 लेवल पर एलिवेट कर दिया जाता है एंड सो ऑन। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि IGRS की और जनसुनवाई की जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी विभागों के लिए चल रही है, पुलिस के लिए भी चल रही है, उसको फीडबैक के मैकेनिज्म के साथ मिलाते हुए पुलिस में उसके इफेक्टिवनेस को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो मूल उद्देश्य है कि जो एप्लीकेंट्स हैं, जो शिकायतकर्ता हैं, उनकी समस्या का समाधान हो सके, इस दिशा में हम कार्य करेंगे। सर कुछ दिन पहले जी, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। CID का नाम पिछले दिनों बदल के CID किया गया था और उसकी पहचान बदलने की भी जा रही थी। अंडे बस्ते वाली योजना वाली एजेंसी थी वो। मुझे चेक करना पड़ेगा, इस बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक इनपुट मिला था जांच एजेंसियों को कि नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश इसके बाद सर नेपाल सीमा जो 7 जिले हैं इनके थ्रू आतंकवादी अंदर आ सकते हैं। ऐसे चूंकि सर नेपाल और भारत का जो सीमा है वो ओपन बॉर्डर है, ऐसे में क्या है सर, वो जो इनपुट मिला था उसमें किस तरह से पेट्रोलिंग हो रही है, किस तरह से यूपी पुलिस उसमें SSB का सहयोग कर सकती है, कुछ बताएंगे? सभी फोर्सेस, प्रदेश की भी और केंद्र की भी, वो एक ही उद्देश्य, एक ही कॉमन उद्देश्य के लिए आगे बढ़ती हैं। क्योंकि मैं बॉर्डर गार्डिंग में पहले रहा हूँ, BSF में रहा हूँ, 5 साल रहा हूँ, और BSF में एज IG ऑपरेशंस पूरे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और पूरे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का जो दायित्व है वो मैंने देखा है। उसी क्रम में मैं जानता हूं कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। नेपाल बॉर्डर पर SSB लगी हुई है, उनको दायित्व है उनका, और डेफिनेटली जो लोकल पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उनके साथ उनका समन्वय जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर ढंग से इंटेलिजेंस कलेक्शन की कार्रवाई होगी, उतने ही बेहतर ढंग से ऑपरेशंस लॉन्च किए जा सकेंगे और उतने ही बेहतर ढंग से उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकेगी जो आप बता रहे हैं। तो आई एम क्वाइट श्योर इट इज़ ऑलरेडी गुड। जहाँ जहाँ पर लैक्यूना होंगे उनको दूर किया जाएगा। एक मिनट पीछे
अगस्त दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने ट्रैफिक को ले लिया है। पूरे शहर, पूरे उत्तर प्रदेश में हर चौराहे पर ई रिक्शा वालों ने कब्जा कर रखा हुआ है। हम लोग को यहाँ आने में देर हो गई। किसी भी लिस्ट में अगर 5 पॉइंट आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि छठा पॉइंट प्राथमिकता नहीं है। टू आंसर योर क्वेश्चन, ट्रैफिक always and always has been a priority for पुलिस, because पुलिस ही एक ऐसी संस्था है जो ट्रैफिक के संचालन को सुव्यवस्थित करती है। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि कहीं पर कोई मतलब बात ही नहीं है कि ट्रैफिक एक प्रायोरिटी नहीं है। ट्रैफिक डेफिनेटली एक प्रायोरिटी है, उसको एक समग्रता में लिया जा रहा है। उस समग्रता में रोड इंजीनियरिंग, उस समग्रता में टेक्नोलॉजी का समावेश। आज से अगर आप 8 साल पहले लखनऊ में चलते होते, मैं यहाँ पर 2007 में एसएसपी था, तो उस समय मेरे ख्याल से जो ट्रैफिक लाइटों की संख्या थी, आज उसमें कम से कम 20 गुना बढ़ गई है। जो उस समय ऑटोमेटिक चालान तो उस टाइम सुना ही नहीं था कि क्या होता है। एनफोर्समेंट का प्रतिशत, एनफोर्समेंट की इफेक्टिवनेस ट्रैफिक के विषय में बहुत चेंज हुई है। बट साथ ही साथ जो उस समय वाहनों की संख्या थी, उसके मुकाबले वो 10 गुना बढ़ गई है। तो चैलेंजेस भी बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हुई है, उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट भी किया गया है और यही प्रक्रिया जारी रहेगी। सर, अब आपके पास विजिलेंस के साथ साथ अब ये भी जिम्मेदारी आपके पास आ गई है। विजिलेंस में बीते दिनों खूब ट्रैप हुए, तो जो घूसखोर भ्रष्टाचारी उनमें राहत की सांस हो जाएगी, उधर कुछ मामला आपका हल्का हो जाएगा। आई होप कि ना हो और आई एम कॉन्फिडेंट कि वहाँ पर एक जो सिस्टम सेटअप हो गया है, जो हमारे अधिकारी वहाँ पर हैं। देखिए, आई ऑलवेज बिलीव इन सिस्टम बिल्डिंग। उसमें इंडिविजुअल का रोल इम्पॉर्टेंट होता है, लीडर का रोल इम्पॉर्टेंट होता है, मैं नहीं कहूँगा नहीं होता है। लेकिन अगर लीडर के जाते ही वो सिस्टम बिगड़ जाए, तो मैं उसको मानता हूँ कि वो सिस्टम आपने मजबूत नहीं किया। तो विजिलेंस का सिस्टम टू दैट एक्सटेंट इज़ क्वाइट रोबस्ट नाउ। जो वहाँ के अधिकारी हैं वो लगातार वे सब कार्य उसी उत्साह और उसी डायरेक्शन में करते रहेंगे जिस डायरेक्शन में पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने किया है। एंड जहाँ तक संख्या की बात है, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि ज़्यादा केसेस ट्रैप के होंगे और उनको राहत कोई नहीं मिलेगी। देखिए, साइबर क्राइम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल विषय है, और जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि रिकवरी का परसेंटेज कम होता है, उसका कारण ये है कि कई बार क्या अधिकतर बार, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मनी का ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिकली इतना फास्ट होता है कि पुलिस को सूचना देने से पहले ही मनी जिसको आपके वॉलेट से या किसी और माध्यम से निकाला गया है, वो जिस वॉलेट में जिस अकाउंट में पहुंचा है, वहां से भी आगे निकल चुका होता है। और यही कारण है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैंकों के साथ मिलकर के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर के, आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ और केंद्र सरकार ने ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिसमें कि कोई भी मनी का ट्रांजैक्शन होते ही आपके मोबाइल पर उसकी सूचना आती है और उस सूचना के आधार पर आप ये निर्णय ले सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन आपने खुद किया है या किसी और ने किया है। ये इसी कारण से होता है कि मनी का ट्रांजैक्शन इतना फास्ट होता है कि उसको कन्वेंशनल वे में मुलजिम को पकड़ करके रिकवरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। मैंने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को देखा है जो अभी भी इतने सारे अवेयरनेस कैंपेन्स के बाद, मीडिया में बार बार अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है, आप लोग चलाते हैं, सरकारें चलाती हैं, NGOs चलाते हैं, इसके बावजूद भी अभी भी अननोन नंबर से मैलिशियस लिंक को क्लिक कर देते हैं और अपने फ़ोन को या अपने इक्विपमेंट को एक तरह से बंधक बना देते हैं। तो अवेयरनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है
कि किस तरीके के नए नए मोडस ऑपरेंडी आ रहे हैं सामने, उन मोडस ऑपरेंडीज़ के बारे में जो ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी हो और सबसे पहले वो अपने आप को सुरक्षित रखें और जो हमारी व्यवस्था है वो इस प्रकार की हो कि जो आपने बात उठाई है उसमें हम कम से कम समय में वो मनी रिकवर कर सकें। तो एक ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, ये एक सिंगल इंसिडेंट बेस्ड नहीं है। पेपर लीक जैसे मामलों में आपने बेहतर तरीके से काम किया था, अब एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर भी होगी, क्या कुछ नई चीजें उसमें इन्वॉल्व करने की तैयारी है या कुछ ऐसे सख्त नियम जिससे किस तरह की चीजों को रोका जा सके, प्रभावी कदम? नहीं, मैं तब से वही बता रहा था आपको कि टेक्नोलॉजी का और एआई का उपयोग अपनी कार्य संस्कृति का एक पार्ट होगा। अब उसमें स्पेसिफिकली ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा या ये रणनीति होगी, वो ना ये प्लेटफॉर्म है वो बताने का और ना भी बहुत अर्ली है, तो विल डू दैट। आने के बाद तमाम पॉलिटिकल एक्शन है, जिसमें मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चैलेंज? नो रिस्पॉन्स टू एनी पॉलिटिकल कमेंट। पुलिस की फिटनेस और उनके गलत स्वभाव को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं, इसलिए कोई प्रशिक्षण या कोई ऐसी प्लानिंग की भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। मैंने आपको जो 10 पॉइंट गिनाए उसमें ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया आपको खुली कि इसको इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को उतनी ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी जितनी मिलनी चाहिए। तो ट्रेनिंग जिसका एक फिजिकल एस्पेक्ट भी, मतलब आप में से कुछ लोग पिछले 1.5-2 साल से देख रहे होंगे कि मैं खुद सवेरे 5:30 पौने 6 बजे उठ करके लोहिया पार्क में वॉक करने जाता हूँ और उसके बाद जिम वगैरह जाते हैं, तो इट विल बी इंटीग्रल पार्ट। जी significant role play in the Indian Constitution. What is your planning about the security of press? मैं तो सर, इस पे गंभीरता से बता दीजिए सर। आप विजिलेंस में रहे हो, विजिलेंस में रहे हो। पहले उनका देखिए, अरे भाई प्रश्न के बाद उत्तर तो सुन लीजिए। शांति बनाओ। मतलब अंग्रेजी में, क्योंकि आपने सवाल किया था तो मैं शुरुआत अंग्रेजी में कोशिश करूंगा। इट इज एब्सोल्युटली ट्राइड टू से दैट मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। सब लोग जानते हैं और फैक्ट भी है। इतनी बड़ी व्यवस्था और आपका भी मीडिया की व्यवस्था इतनी बड़ी है, पुलिस का भी उसी प्रदेश के साइज के अनुपात में संख्या ज़्यादा है, तो कहीं 1-2 अपवाद स्वरूप एक्सेप्शंस होते हैं। डेफिनेटली वी आर वेरी वेरी कॉन्शियस एंड वेरी अलर्ट ऑन एनी अटैक ऑन मीडिया एंड इट विल बी वेरी सीवियरली डेल्ट विद। सर यही पे इस मौके बताइए, सिपाहियों की भर्ती अगली कब आ रही है? आज उसका विषय नहीं है, बहुत जल्दी उसमें एक्चुअली बैकग्राउंड पर काफ़ी कार्रवाई चल रही है। ऐसा नहीं कि कोई वहाँ पर सो रहे थे, कोई बहुत कार्रवाई चल रही है। उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत सारे इस बार इंक्लूड किए गए हैं। कुछ शासन से स्वीकृतियाँ आई हैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 20,000 देखिए, मैंने आपसे इसमें भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, इट इज़ ऑल कंपोनेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और कोई भी व्यक्ति जो कानून को अपने हाथ में लेता है, जो इस प्रकार का मॉब अटैक या मॉब जो भी आपने वर्ड यूज़ किया वो करता है, तो देयर इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स सच पर्सन। देयर हैज़ बीन ज़ीरो टॉलरेंस, देयर हैज़ बीन वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, and this will continue.
सर सर, एक सवाल न्यायालय सिर्फ एक सवाल। फेमस जाते सर, एक सवाल। सबूतों के अभाव में या पैरवी के अभाव में वो बरी हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल पुलिस के उस पैरवी और सबूतों का लेकर रहता है कि कहीं ना कहीं कमजोर इन्वेस्टिगेशन हुई और न्यायालय से वो छूट जाए, उसमें कई बार पुलिस में सवाल के निशान खड़े होते हैं। और एआई कितनी बड़ी चुनौती है आपकी टेक्निक में, कैसे पुलिस को स्मार्ट करता है? नहीं, पहले तो अगेन मैं आपके आंकड़े से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। मैं आज ही देख रहा था मैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन का रेट है, मेरे ख्याल से पूरे देश भर में वो या तो सर्वश्रेष्ठ है या सर्वश्रेष्ठ स्टेट्स में है। ये आंकड़े बोल रहे हैं, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, और ये एक ऐसा अभियान है जो पिछले 1.5 साल से लगातार चल रहा है, ऑपरेशन कन्विक्शन के नाम से। मेरे पूर्वाधिकारी ने, उनकी पूरी टीम ने, जो हमारी टीम है इस टाइम, एक बड़े सुनियोजित ढंग से इस एस्पेक्ट को, आप में से जो लोग क्राइम की पत्रकारिता काफ़ी सालों से कर रहे होंगे तो आप ये जानते होंगे कि मेरे ख्याल से पिछले सालों के मुकाबले, पिछले सालों से पहले प्रोसिक्यूशन was never a priority of the police. Now it has become an integral part of the work of police at the SP level, जो कि हमारे डीजी ऑफिस तक भी एक एडीजी स्तर के अधिकारी लगातार मॉनिटर करते हैं। तो इन सब कारणों से जो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का और जो कन्विक्शन का रेट है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। और जहाँ पर भी इंडिविजुअल केस में या एज ए क्लास कहीं पर किसी ग्रुप ऑफ केसेस में या एक संस्थागत तरीके से कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है तो हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं उसके लिए। सर, एक बेसिक सवाल है, सर, जिलों में सुनवाई नहीं होती है, वो फरियादी गांव देहात से हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, यहाँ पर अधिकारियों से मिलने में बहुत परेशानी होती है उन्हें, उनकी फरियाद गेट पर ले जाती है, तो क्या व्यवस्था में बदली नहीं? आज ही मैंने ग्राउंड फ्लोर पर जो हमारा तमाम ऑफिसेज के साथ साथ जो पब्लिक ग्रीवियंस वाला सेल है वहाँ पर मैंने भ्रमण किया था, और इस विषय में जो आपका कंसर्न है उसी कंसर्न को सबसे ऊपर रखते हुए हमको इंटरनली अपनी व्यवस्थाओं में, डीजी ऑफिस की व्यवस्थाओं में क्या चेंज करना है उसके बारे में चर्चा की थी। उसको हम लोग विदिन 1-2 डेज फाइनलाइज कर लेंगे और सभी से जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस करने के बाद में, एंड आई एम श्योर कि कम से कम डीजी ऑफिस की अगर आप चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंप्लेनेंट्स हैं उनके रिस्पांस, उनके प्रति, मतलब उनकी कंप्लेंट्स के प्रति रिस्पांस में यू विल सी अ क्वालिटेटिव चेंज। सर, एक सवाल देखिए सर, आप 2007 में लगभग एसएसपी भी रहे हैं और बड़ी घटनाएं जो होती थी, मीडिया आपके पास आती थी बाइट लेने, आप सारे सवाल का जवाब देते थे। आज स्थिति ये हो गई है, हम लखनऊ की तरह बात करें, लगातार क्राइम पे अगर मीडिया पत्रकार वहाँ पहुँचते हैं तो जो डीसीपी होते हैं वो माइक या तो हटा देते या तो बोलते हैं कि हम इसका वर्जन नहीं देंगे, आप बाद में लीजिएगा, बाद में भी बाइट जारी कर देंगे। अभी जल्दी एक गाजीपुर में एनकाउंटर हुआ था, उसमें मीडिया ने सवाल पूछा तो वहाँ के जो डीसीपी थे उन्होंने कहा कि अनट्रेन सवाल भी पूछ रहे, क्योंकि उनका सवाल भी रहता था कि हमने अपराधी पे जो है इनाम घोषित किया है, पत्रकार ने सवाल पूछा। कई ऐसी घटनाएं हैं रात में, क्योंकि देखिए हम लोगों का भी सर ये होता है कि अगर हम आईडी लेके जा रहे हैं, माइक लेके जा रहे हैं कि चैनल संस्था पैसा देती है, तो वहाँ पर हम भी चाहते हैं कि अपनी आईडी लगा के हम आपसे सवाल पूछ सकें, तो आप हमारी आईडी हटा देते हैं। सर, इस तरह की स्थिति जिले से लेकर लखनऊ में बनी हुई है। सर, क्या इसके लिए कुछ करेंगे? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि देखिए आपका कार्य एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है और पुलिस के कार्यों के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है। आपके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं कि आपको नागरिकों तक जानकारियाँ, ऑथेंटिक जानकारियाँ, अथॉरिटेटिव जानकारियाँ भेजनी होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि दैट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पुलिस वर्क ऑल्सो। तो अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ है तो विल एडवाइस कंसर्न लास्ट टू क्वेश्चंस, एक आप कर दीजिए, एक आपका और एक आपका, लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक सेकंड, बुजुर्ग आपसे सीनियर है, देखिए आपसे सीनियर। काफी बढ़ती चली जा रही संख्याओं में, क्या जो अपराधी है वो जरूरत से ज्यादा उसमें है, या पुलिस सच्चे मानों में पूछा जाए तो अब सहनशील नहीं रही है, और कई कुछ ऐसे कर्मी, दूसरा सवाल इसी में है कि ऐसे कर्मी जो कभी कभी
मांगते हैं और पुलिस की छवि खराब करते हैं, सब अभी बहुत आगे का परेशान करते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। चलिए वो सवाल देखिए, इस विषय पर समय समय पर मीडिया के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से सवाल पूछे जाते रहे हैं और ऐसे विषय कई सारे विषय ऑनरेबल कोर्ट्स में भी गए हैं। ऑनरेबल कोर्ट में सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, सभी पक्षों को, एविडेंसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट्स ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट या जो प्रोफेशनलिज्म है पुलिस का और उसका जो हमारा प्रथम उद्देश्य मैंने आपको बताया कि अपराध और अपराधियों के प्रति हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है, उसके तहत हम किसी भी अपराधी को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो नागरिकों के साथ कोई अपराध करे और कड़ी से कड़ी को जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब ये जनरल निर्देश है, सबको निर्देश है। अब जैसे मैं आपको, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, अब जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ। परसों को 8 बजे के आसपास मेरा आदेश हुआ और 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक कम से कम 1,500 कॉल और 5-6 हज़ार मैसेज। अब वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब हर एक की अपने लिमिटेशन। शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।